ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर की डेवलपमेंट में शामिल होने के लिए अभी गवर्नमेंट की तरफ से इंडियन एयरफोर्स को नोटिस दिया गया है। साउथ चाइना सी को लेकर भारत की रोकटोक बयान के बाद यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया है कि वो भारत के लोगों को प्यार करते हैं और भारत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। राजनाथ सिंह जी के रिसेंट लद्दाख विजिट के दौरान कुछ खास बातें सामने आई है और आप ही में से किसी एक के द्वारा भेजे गए इस आर्टिकल के मुताबिक चाइना से लड़ने के लिए भारत आउटडेटेड मिग-29 या फिर सुखोई जैसे फाइटर जेट को क्यों खरीद रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी की लद्दाख ट्रिप को लेके है। इसको लेके काफी सारे बातें आप सबको पहले ही पता लग चुकी होगी, जैसे कि इस विजिट के दौरान क्या क्या घटनाएं घटी हैं। लेकिन अभी हम कुछ ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से पोस्ट किए गए पिक्चर से पता लगी है। डिफेंस मिनिस्ट्री की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल में T-90 टैंक्स की एक्सरसाइज को लेके और हमारे पैरा एसएफ जवानों के एरियल एक्सरसाइज को लेके भी कुछ वीडियोज को पोस्ट किए गए थे, जिसको आप पहले ही देखे होंगे या फिर अभी भी आप इसको देख सकते हैं। लेकिन इसी दौरान अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे तो इसमें दो खास बातें आपको नजर आएगी। पहली बात यह कि जो गिली सूट में स्नाइपर आपको दिख रहा है वो साको TGT स्नाइपर राइफल है, जिनको कुछ ही महीने पहले खरीदा गया था। ये स्नाइपर्स दो तरह के राउंड्स को फायर कर सकते हैं, एक है 300 विंचेस्टर मैग्नम और दूसरा है 338 लैपुआ मैग्नम, और इनकी रेंज लगभग 1500 मीटर तक है। इसके अलावा दो और स्नाइपर राइफल खरीदे गए थे, एक था इटालियन मेड बरेटा 338 लैपुआ मैग्नम और दूसरा था US मेड बरेट M95 जो कि एक 50 कैलिबर की स्नाइपर राइफल है। तो यहाँ पर कंफर्म है कि साको TGT स्नाइपर राइफल को अभी लद्दाख में डिप्लॉय किया गया है। साथ ही बाकी स्नाइपर्स को भी यहाँ पर डिप्लॉय किया गया होगा, लेकिन इसके बारे में अभी तक कोई कंफर्म जानकारी नहीं है। दूसरी बात यह कि राजनाथ सिंह जी के सामने जो ऑफिसर खड़ा हुआ है उसने जो हेलमेट पहन रखा है वो कोई आम हेलमेट नहीं है। ये US मेड एक्सफिल हाई कट की बैलिस्टिक हेलमेट है जो कि लेवल 3 A ग्रेड का है। ये किसी भी आम हेलमेट के मुकाबले काफी कंफर्टेबल है, क्योंकि इसके अंदर 16 अलग अलग तरह के कंफर्ट पैड मौजूद होते हैं और इनमें कई तरह के अटैचमेंट या फिर इक्विपमेंट को लगाया जा सकता है। इसी तरह के लगभग 1 लाख नए हेलमेट को अभी खरीदने के लिए इंडियन आर्मी की तरफ से RFI इशू किया गया है और आर्मी के मुताबिक ये हेलमेट 10 मीटर की दूरी से AK-47 के राउंड को रोकने की क्षमता रखनी चाहिए। मैंने उस दिन आपको कुछ इंडियन मेड हेलमेट भी दिखाए थे जो कि AK-47 के राउंड को रोक सकते हैं, लेकिन उन हेलमेट्स को इन हेलमेट के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये उनके मुकाबले काफी बेहतर हैं। एक तो इनमें काफी सारे अटैचमेंट पॉइंट है और क्योंकि मैंने उन हेलमेट्स को खुद पहन के ट्राई किया था, उनके जो कुशन वाला पार्ट था वो इतना सॉफ्ट नहीं था। बाकी बैलिस्टिक परफॉर्मेंस कैसी है ये तो टेस्ट करने के बाद ही पता लगेगा। सभी क्लेम करते हैं कि उनके हेलमेट AK-47 के राउंड को रोक सकते हैं, ऐसे में कौन ज्यादा रोक पाता है ये मायने रखता है। वहीं पर अगर प्राइस के हिसाब से भी देखा जाए तो ये उनसे काफी महंगे हैं। इनकी एक यूनिट की कॉस्ट लगभग 80,000 से लेके 1 लाख रुपए तक हो सकती है, जबकि इंडियन मेड हेलमेट आपको 40,000 से 50,000 रुपए के बीच मिल जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जिस दिन मैं बताना भूल जाता हूँ आप लोग करना भूल जाते हैं। अगला अपडेट ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर को लेके। रिसेंटली डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर को डेवलप करने के लिए क्लियरेंस दिया गया था और ये एक 24 से 25 टन क्लास की एयरक्राफ्ट होने वाली है जो कि 2032 तक इंडियन नेवी की मिग-29 को रिप्लेस करने वाली है। इसके डेवलपमेंट के लिए अभी 13,000 करोड़ की जरूरत है। इसी वजह से गवर्नमेंट की तरफ से अभी इंडियन एयरफोर्स को भी इसकी डेवलपमेंट में शामिल होने के लिए कहा गया है, क्योंकि नेवी के मुकाबले इंडियन एयरफोर्स में ज्यादा फाइटर जेट इंडक्ट किए जा सकते हैं। नेवी में मैक्सिमम 70 से 80 एयरक्राफ्ट ही शामिल हो पाएंगे, जबकि इंडियन एयरफोर्स में अभी आसानी से 300 नए फाइटर जेट इंडक्ट किए जा सकते हैं, जिनमें से अभी हमारे 2 से 3 तरह के अलग अलग एयरक्राफ्ट रिटायर होने वाले हैं। एक तो हमारा मिग-21 है जो कि एक लाइट वेट फाइटर है, तो इसको रिप्लेस करने के लिए तेजस सबसे बढ़िया ऑप्शन है। इसके बाद हमारा मिराज, मिग-29 और जगुआर जैसे फ्लीट मौजूद है, जिनको या तो मीडियम वेट फाइटर या ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से रिप्लेस किया जा सकता है। अब मीडियम वेट फाइटर और ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के बीच एवियोनिक्स के मामले में कोई ज्यादा अंतर नहीं होने वाली है और मीडियम वेट फाइटर अगर मिराज की स्टैंडर्ड की फाइटर है तो ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को आप राफेल की स्टैंडर्ड का फाइटर कह सकते हैं। इन सभी के लिए अभी इंडियन एयरफोर्स के अंदर जगह मौजूद है, जिस वजह से अगर इंडियन एयरफोर्स अभी ADA को सपोर्ट करता है तो जल्दी से ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर और ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को डेवलप किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ और प्रॉब्लम है और ये बात मैंने पहले भी आपको बताया था, वो ये है कि हमारे 4 इंडिजिनियस फाइटर जेट प्रोग्राम अभी चल रहे हैं,
तेजस मीडियम वेट फाइटर, ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर और एमका। और ऊपर से हम अभी 114 मीडियम मल्टी रोल फाइटर जेट को भी खरीदने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर इंडियन एयरफोर्स MMR से टेंडर के साथ जाता है तो उसे हमारी मीडियम वेट फाइटर या फिर ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में से किसी एक को चुनना पड़ सकता है। और इंडियन एयरफोर्स अभी इसमें मीडियम वेट फाइटर को चुन रही है और ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। पर अगर यहाँ पर कुछ दिन पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के स्टेटमेंट के मुताबिक 36 एडिशनल राफेल जेट को खरीद लिया जाता है और MMR से टेंडर को कैंसिल कर दिया जाता है तो उन्हीं जगहों में ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को इंडक्ट किया जा सकता है और ये एक अच्छा ऑप्शन भी हो सकती है। या यूं कहें कि इंडियन एयरफोर्स चाहे तो मीडियम वेट फाइटर प्रोग्राम को बंद करके उसकी जगह पर ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को सिलेक्ट कर सकती है, क्योंकि इससे होगा क्या कि हमारे पास ज्यादा वैरायटी के फाइटर नहीं रहेंगे और मीडियम वेट फाइटर जो कर सकता है वही सब ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी कर सकता है और इनफैक्ट उनसे बेहतर तरीके से कर सकता है। तो फायदा ये होगा कि एक ही डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर हमको नेवी और एयरफोर्स दोनों के लिए अलग अलग फाइटर जेट मिल जाएंगे। लेकिन अब देखने वाली बात यह कि इंडियन एयरफोर्स क्या डिसीजन लेती है, क्योंकि सिर्फ नेवी के लिए अगर ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर को डेवलप किया जाता है तो इसकी ज्यादा यूनिट के लिए ऑर्डर नहीं दिए जाएंगे, जिस वजह से इनकी यूनिट कॉस्ट काफी ज्यादा रहने वाली है और HAL को भी कोई खास फायदा इससे नहीं होने वाला है। अगला अपडेट इंडिया और पाकिस्तान को लेके। होम मिनिस्ट्री की तरफ से अभी भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर में हाईटेक ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार्स को लगाने के लिए क्लियरेंस दिया गया है। सबसे पहले इनको टेस्ट करने का फैसला किया गया और BSF की तरफ से अभी इनको इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर में टेस्ट करना शुरू किया जाएगा। इनको टेस्ट करने की मेजर वजह यह है कि BSF जिन इलाकों में डिप्लॉयड है, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर हो या फिर इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर हो, इन इलाकों में अंडरग्राउंड टनल बनाकर घुसपैठ करने की कोशिश की जाती है। और 2012 से अगर अब तक की बात करें तो इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर में अब तक 6 बार अंडरग्राउंड टनल को स्पॉट किया जा चुका है, जिनकी मदद से आतंकवादियों को भारत में घुसपैठ कराने की कोशिश की जाती है। तो अभी जो रिक्वायरमेंट सेट किए गए हैं उसके मुताबिक ये पोर्टेबल होना चाहिए ताकि इनको हमारे जवान कहीं पर भी आसानी से कैरी कर सके। इसका वजन 5 kg के अंदर ही होना चाहिए और ये सभी प्रकार के IDs और माइंस को डिटेक्ट करना चाहिए। साथ ही इनमें मिनिमम 4 GB से लेके मैक्सिमम 16 GB तक की स्टोरेज फैसिलिटी भी होनी चाहिए। अगला अपडेट साउथ चाइना सी को लेके। दोस्तों आप सबको पता होगा कि साउथ चाइना सी को चाइना अपनी संपत्ति के तौर पर दावा करता है और चाइना की रीसेंट स्टेटमेंट के मुताबिक साउथ चाइना सी के ऊपर चाइना का हक पिछले 1000 सालों से है और यहाँ पर मिलने वाले सभी प्रकार की रिसोर्सेज पर चाइना का हक है। इस बात को लेकर अभी यूनाइटेड स्टेट, जापान, फिलीपींस जैसे देश भी चाइना का विरोध कर रहे हैं और अभी साउथ चाइना सी की हालत काफी गंभीर हो रही है। कल पहली बार भारत की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया था कि साउथ चाइना सी चाइना की संपत्ति नहीं है, ये ग्लोबल ट्रेड रूट है जहां पर सभी का हक है और सब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी भारत और चाइना के बीच जिस तरीके के तनाव चल रहे हैं, इसी बीच हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से ऐसा स्टेटमेंट देना इस बात को और भी गंभीर कर सकता है। लेकिन इसी के साथ एक और अच्छी खबर और वो ये है कि यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में चल रहे एक रिसेंट मीडिया इंटरेक्शन के दौरान बताया है कि भारत और चाइना के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान यूनाइटेड स्टेट भारत का पहले भी समर्थन करता था और आगे भी समर्थन करने वाला है और भारत और चाइना के बीच शांति कायम करने के लिए यूनाइटेड स्टेट कुछ भी कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की रीसेंट स्टेटमेंट कुछ ऐसी थी कि वो भारत के लोगों से प्यार करते हैं और चाइना के लोगों से भी प्यार करते हैं और इसीलिए वो इन दोनों के बीच शांति कायम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने वाले हैं। लेकिन असलियत क्या है, क्योंकि एक तरफ यूनाइटेड स्टेट चाइना के खिलाफ एग्रेसिव पोस्चर को अपना रही है और साउथ चाइना सी में अपने जहाज भेज रहा है और उन जगहों में भेज रहा है जहां पर चाइना अपना क्लेम करता है और ऊपर से भारत, जापान और फिलीपींस जैसे देश भी अभी वहां पर यूएस के साथ मिलकर जॉइंट पेट्रोल करने वाले हैं। तो यहाँ पर भारत के साइड में यूनाइटेड स्टेट है, इसका कोई डाउट नहीं है, लेकिन चाइना के लिए चिंताजनक बात है। सिर्फ ट्रंप नहीं बल्कि और भी यूएस लीडर हैं जो कि अभी भारत और चाइना की इशू को लेके भारत का समर्थन कर रहे हैं और वहीं पर अभी ऐसा बताया जा रहा है कि ट्रंप यूनाइटेड स्टेट के पहले प्रेसिडेंट हैं जो कि खुलकर भारत का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले क्लिंटन से लेके ओबामा तक यूनाइटेड स्टेट के जितने भी प्रेसिडेंट रहे थे किसी ने भी खुल के भारत का समर्थन नहीं किया था। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है और अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूं इसको लेके काफी सारे आर्टिकल मैंने देखे हैं और इन सभी में एक ही तर्क दिया जाता है कि इंडियन एयरफोर्स अभी रशिया से आउटडेटेड एयरक्राफ्ट को क्यों खरीद रहा है। मैं पहले आपको उनका तर्क बता देता हूं, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि भारत रशिया से आउटडेटेड MiG-29 और Su-30 MKI क्यों खरीद रहा है, जबकि पाकिस्तान के साथ जब बालाकोट वाला किस्सा हुआ था तो तब स्ट्राइक करने के लिए हमने हमारे फ्रंटलाइन फाइटर जेट सुखोई के बदले मिराज 2000 को क्यों चुना था। आपको हंसी आएगी, लेकिन यहाँ पर यह लिखा गया था कि ग्राउंड टारगेट को अटैक करने के लिए
इंडियन एयरफोर्स ने सुखोई के बदले मिराज को क्यों चुना था। दूसरा पॉइंट ये कि पाकिस्तान की तरफ से जब हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश की गई थी तो सुखोई या मिग 29 के बदले हमने मिग 21 को वहां पर डिप्लॉय क्यों किया था। अगर हमें हमारे सुखोई के ऊपर या फिर मिग 29 के ऊपर भरोसा होता तो हम 70s के दौर के मिग 21 को और 80s के दौर के मिराज 2000 को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के बदले इनका इस्तेमाल करते। तो ऑथर का ये कहना है कि इंडियन एयरफोर्स को Su-30 MKI के ऊपर या फिर मिग 29 के ऊपर भरोसा नहीं था, जिस वजह से बालाकोट स्ट्राइक के दौरान मिराज का इस्तेमाल किया गया था और डॉग फाइट के दौरान मिग 21 का इस्तेमाल किया गया था। ऊपर से ऑथर का यह भी मानना है कि भारत अभी फ्रांस से आउटडेटेड राफेल खरीद रहा है, जबकि हमें लेटेस्ट यूएस और यूरोपियन ओरिजिन फाइटर ऑफर किए गए थे जिनको हमने रिजेक्ट कर लिया है। और अभी अगर इंडियन एयरफोर्स की सुखोई, राफेल या फिर मिग 29 की बात करें तो ये चाइना की J-20, J-16, J-11 या फिर J-10 जैसे फाइटर के साथ कम्पीट नहीं कर सकते, क्योंकि टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और एवियोनिक्स के मामले में चाइनीज एयरक्राफ्ट हमारे सुखोई, मिग 29 या फिर राफेल से काफी बेहतर है। और अंत में ये कहा गया कि हम आउटडेटेड रशियन एयरक्राफ्ट के बदले वेस्टर्न एयरक्राफ्ट क्यों नहीं खरीद रहे। अब जरा पहली पॉइंट की बात करते हैं। पहला पॉइंट ये था कि बालाकोट के दौरान सुखोई या मिग 29 के बदले ग्राउंड अटैक करने के लिए मिराज को क्यों चुना गया था। तो सुखोई और मिग 29 हमारे एयर सुपीरियरिटी फाइटर हैं, तो इनका काम दुश्मन की एयरक्राफ्ट के साथ एंगेज होना और एयर सुपीरियरिटी मेंटेन करके रखना है। और बालाकोट के दौरान भी हमारे मिराज के साथ सुखोई फ्लीट शामिल थी और उनका जो रोल था वो कर रहे थे। और मिराज हमारा स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है जिसे स्पेशली डीप स्ट्राइक करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसी वजह से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बालाकोट स्ट्राइक करने के लिए मिराज एयरक्राफ्ट को सिलेक्ट किया गया था। अब 27 फरवरी को जो मिग 21 की बात हुई थी तो वो इस वजह से हुआ था क्योंकि उस वक्त कैब के दौरान हमारे जो सुखोई मौजूद थे उन पर पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 ने अपने एमराम मिसाइल फायर कर दिए थे और हमारे पास तब जो R-77 मिसाइल मौजूद थे उनकी रेंज पाकिस्तानी एयरफोर्स की M120 C5 मिसाइल से थोड़े कम थे, जिस वजह से सुखोई ने मिसाइल फायर नहीं किया था। ऊपर से सुखोई F-16 के मुकाबले कम अल्टीट्यूड पे थे, जिस वजह से अगर वो मिसाइल फायर करते तब भी पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 बच के आसानी से निकल जाते। और अगर एक बार एयरक्राफ्ट कोल्ड हुआ तो दोबारा एंगेज होने में थोड़ा वक्त लगता है। डॉग फाइट के दौरान बहुत ज्यादा समय नहीं मिलता है, जिस वजह से उस वक्त हमारा नियरेस्ट एयरबेस में जो भी एयरक्राफ्ट नेक्स्ट कैब मिशन के लिए तैयार था उसको तुरंत ही लॉन्च कर दिया गया था और उस वक्त वहां पर मिग 21 एयरक्राफ्ट मौजूद था। और बाकी जो ऑथर ने राफेल को आउटडेटेड कहा और पता नहीं कौन सी यूरोपियन और वेस्टर्न ओरिजिन फाइटर खरीदने की बात कर रहे थे, इस पर मैं कुछ भी बोलना नहीं चाहता क्योंकि मेरे पास अभी शब्दों की काफी कमी दिखाई पड़ रही है। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ आप। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।